अमायरा को बोलता देख सभी ने राहत की सांस की कि चलो ये गूंगी नहीं है। अविनाश ये सुनने के बाद सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाकर अपनी शर्ट उतार कर वो सीधा बाथरूम में शॉवर के नीचे जा खड़ा हो गया। जैसे ही शावर का पानी उसके चेहरे पर पड़ा उसने अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करते ही उसे अमायरा का वो मासूम सा चेहरा दिखाई देने लगा। रोने की वजह से उसकी लाल हुई नाक, उसके फूले फूले गाल और उसकी वो बड़ी बड़ी गोल्डन आंखें, ये याद करके अनायास ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और मुंह से अचानक ही व्हाइट लिटिल रैबिट निकल गया जो और के उसे नाम देने पर चिढ़ रहा था। अब वो खुद ही उसे नाम दे रहा था। तभी उसके चेहरे की मुस्कान चली गई और उसके चेहरे पर सीरियसनेस छा गई। उसने शावर बंद किया और टॉवल लपेटकर बाहर आ गया। क्लोजेट रूम में जाकर उसने कपड़े पहने और अपनी स्टडी रूम में चला गया। उधर नीचे अब लोगों ने अमायरा को घेरा हुआ था और कुछ न कुछ उससे बोले जा रहे थे, पर वो बेचारी सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। तभी उसे के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी। उसने अपना पेट पकड़ लिया। ये देखकर अवनी जी प्यार से बोली, क्या खाओगी बेटा? अमायरा सिर झुकाए बैठी रही पर बोली कुछ नहीं। जब से अविनाश उसे ये लाया था सुबह से दोपहर हो गई थी, नाश्ता करने का मौका तो उसने उसे दिया नहीं, तो भूख लगना तो लाजमी था। अवनी जी ने नौकरों को खाना लगाने को कहा और सब टाइम टेबल की ओर चल पड़े। अमायरा को उठते न देखकर रूही और रूहान उसका एक एक हाथ पकड़कर जेलो एंजल बोलकर उसे ले जाने लगे। वो भी चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। अवनी जो ने अविनाश को बुलाने के लिए भी कहा तो एक नौकर उसे बुलाने चला गया। ये सुनकर कि अविनाश भी आने वाला है, अमायरा को डर के मारे पसीने आने लगे। उसे अभी भी अपनी कलाई में दर्द दर्द हो रहा था जहां पर अविनाश ने उसे पकड़ा था। तभी वो नौकर वापसी आ गया जो अविनाश को बुलाने गया था। वो सबके पास आके बोला, सर ने कहा कि उन्हें कम है तो उनका खाना स्टडी रूम में ही भिजवा दिया जाए। अवनी जी ने उस नौकर के स्टडी रूम में खाना ले जाने को कहा और खुद भी सबके साथ खाना खाने लगी। अमायरा सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी, उसे कुछ न कहा। देख अवनी जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फिरते हुए बोली, बेटा तुम क्यों नहीं खा रही? क्या खाना पसंद नहीं आया? मैं खुद और बनवा दूं, तुम बोलो क्या खाओगी वही बनवा दूंगी। ये सुनकर अमायरा जल्दी से अपना सिरना में हिलाने लगी। ये देख अपनी ही बोली, तो फिर क्या बात है बेटा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? अमायरा इधर उधर देखने लगी जैसे कैसी को ढूंढ रही हो। अवनी जी समझ गई कि वो अविनाश से डर रही है। अवनी जी प्यार से, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा तो खाना खाओ। अमायरा ये सुनकर धीरे धीरे खाने लगी। उसे देखकर अवनी जी सोच में पड़ गई कि ये प्यारी सी बच्ची कौन है और उनका बेटा उसे इस तरह यहाँ क्यों ले आया। अविनाश से बाद में पूछने का सोचकर वो खाना खाने लगी। खाना हो जाने के बाद अवनी जी ने समायरा को अमायरा उसके कमरे में ले जाने को कहा। समायरा ओके बोलकर उसे लेकर अपने कमरे में ले गई। उनके साथ रूही, रूहान और अश भी चले गए। बचे अमन, रोहित और अवनी जी स्टडी रूम की ओर चल पड़े। स्टेडियम का दरवाजा खोलकर वो तीनों अंदर चले गए। अंदर अविनाश कुर्सी पर बैठकर अपना काम कर रहा था। वो समझ गया कि इस तरह से उसके स्टडी रूम में उसकी माँ के सिवाय कोई नहीं आ सकता। वो उन्हें बिना देखे अपना काम कर रहा था। अवनी जी खुद पर ध्यान न देते हुए देखकर टेबल पर हाथ मारकर, तुम बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? कौन है वो लड़की? तुम उसे क्यों लेके आए हो और वो क्या तरीका था तुम्हारा? तुम कैसे किसी लड़की को वैसी धकेल सकते हो? वो बेचारी कितनी डरी हुई थी। माँ कोई बेचारी नहीं है क्या? मतलब तुम्हारा क्या? तुम्हें वो कोई बुरी बदमाश या चोर उचकी लग रही थी? कितनी मासूम है बेचारी, तुम पता नहीं उसे क्यों उठा लाए? अविनाश चिढ़कर बोला, उसके बाप ने फ्रॉड करके मारे 50 करोड़ रुपए हड़प लिए हैं और जब तक वो मेरे पैसे नहीं देता वो यही रहेगी और हाँ वो आज से घर का सारा काम करेगी। ये सब सुनकर अवनी जी गुस्से से उसे देखकर बोली, पैसे उसके बाप ने लिए हैं, उसने नहीं, तुम जानो, और उसका बाप, उसमें उसका कोई भी लेना देना नहीं। और रही कम की बात तो वो कुछ भी नहीं करेगी। इस घर में जैसे समायरा रहती है वैसे ही वो लड़की भी रहेगी। उनके जाने के बाद वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटक कर, इस लड़की ने पता नहीं सब पर आते ही क्या जादू कर दिया जो सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। इसे ये नौकरानी बनाकर लाया था, ये तो महारानी बनकर बैठ गई है। रोहित को ये सुनकर हंसी आ गई। को अविनाश के सामने बैठते हुए टेबल पर रखी हुई फाइल को हाथ में लेकर पढ़ते हुए बोला, वो है ही इतनी प्यारी और मासूम कि कोई भी उसके आगे पीछे घूमे। इस बात पर अविनाश उसे घूरने लगा पर रोहित पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो फाइल को पढ़ने लगा। वो दोनों बचपन के दोस्त थे तो उनमें मस्ती मजाक चलता रहता था। अमन उन्हें साथ कॉलेज में मिला था, वो एक अनाथ था और स्कॉलरशिप पर पढ़ने आया था, वहीं से वो भी उनका दोस्त बन गया। फिर जब से अविनाश ने अपना फैमिली बिजनेस संभाला वो भी उसके साथ ही उसका असिस्टेंट बनकर काम करने लगा। अमन उसी के घर में रहता है, एक फैमिली मेंबर की तरह। वो कोई मासूम नहीं है, अमर ठाकुर की बेटी है। वो सब एक नंबर की चालसाज, धोखेबाज और ड्रामेबाज है। वो भी वैसी ही होगी, बस मासूम होने का नाटक कर रही है। अविनाश गुस्से में बोला, वो क्या सोचती है उसने सबको अपने मासूमियत के जाल में फंसा लिया तो वो बच जाएगी, उसे तो मैं ऐसा सबक
सिखाऊंगा कि वो फिर किसी के सामने ये ड्रामा करना भूल जाएगी। रोहित उसे इग्नोर करके फाइल पढ़ने में लगा रहा। उस फाइल में अमर जी के परिवार की पूरी डिटेल थी जिसे रोहित बड़े ध्यान से पढ़ रहा था और ये पढ़ के उसे भी अपने दोस्त की बात सही लग रही थी। ये तक कि अमर का छोटा बेटा जो सिर्फ 11 साल का था वो भी कुछ कम नहीं था। अपने बाप के पैसे के दम पर वो स्कूल के बच्चों को तो छोड़ो टीचर्स को भी नहीं छोड़ता था। ये पढ़कर रोहित अपना सिर ना में हिलाता है। वो पेज पलटता है तो आगे कुछ भी नहीं था। वो उस फाइल के पेजों को उलट पलट कर, अरे यार अमन, लगता था तूने ठाकुर परिवार की आधी ही डिटेल लाई है। अमन हड़बड़ाते हुए रोहित के हाथों से फाइल लगभग छीनते हुए, ही नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूरी डिटेल लाई है। रोहित फाइल को वापस लेते हुए, तो इसमें अमायरा की डिटेल क्यों नहीं है? एक मिनट ही, ऐसा तो नहीं कि वो अमर की बेटी ही ना हो? तुम किसी और को तो नहीं उठा लाया? अमन झुंझलाते हुए, अरे यार किसी और को कैसे ला सकते हैं? उसी के घर से उसे उठा कर लाए हैं। उसे लाते वक्त वो उस कमीने अमर के हाव भाव थे, उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो उसी की बेटी है। तो कहाँ है उसकी डिटेल? रोहित अमर को देखकर बोला। अविनाश ने वो फाइल अमन से लेकर खुद उलट पलट कर देखने लगा। सच में उसमें अमायरा की कोई भी डिटेल नहीं थी। अविनाश के हाव भाव देखकर रोहित हंसते हुए, मुझे लगता है भाई तुम किसी और लड़की को उठा लाए हो। अमन, अगर वो अमर की बेटी नहीं है तो उसके घर में क्या कर रही थी? अरे यार, हो सकता है कोई रिश्तेदार हो। अब तुम किसी के घर से उनके रिश्तेदार की बेटी उठा लाओगे तो उसकी तो फटेगी ही ना। वो क्या जवाब देगा उसकी फैमिली को? तुम उसकी छोड़ो, खुद की सोचो। जो तुम बिना किसी जान पहचान के उसे अपने घर गिरवी रखने ले आए, जब उसकी फैमिली वालों को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? अच्छा तुम ये सोचो कि अगर ये बात सच हुई तो तुम्हारा क्या होगा? मैं चला स्नो वाइट या एंजल या फिर अविनाश को तिरछा देखते हुए व्हाइट लिटिल रैबिट को देखने, क्या पता ये नजारा कल हो ना हो। अविनाश जो घूरते हुए उसकी बातों को सुन रहा था, ये सुनकर अपनी नजरें फेर लेता है। उसे समझ आ गया कि उसे पता चल गया कि सबके साथ उसने भी उसका नाम रखा था। अमायरा का जादू तो अविनाश पर भी चल गया था, पर वो ये बात मान नहीं रहा था। रोहित तो ये बोलकर चला गया, पर न जाने कि अविनाश को ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि वो अमायरा के पास जा रहा है। उसने इन सब ख्यालों को झटका और अमन को देखकर बोला, ये सब क्या है? इसमें उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? सर, मेरे आदमी ने तो ठाकुर फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन लाई थी। कहीं सच में तो वैसा ही नहीं जो रोहित बोल कर गया है, वो उसकी कोई रिश्तेदार की ही बेटी हो? अमन बोला। अविनाश, तो पता करो, कर सुबह तक मुझे उस लड़की की डिटेल चाहिए। ओके सर, बोलकर वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया और अपने फोन को अपने कान पर लगाकर बड़बड़ाने लगा, क्या मुसीबत है? ये अमर ठाकुर साला फैमिली में भी झोल करके रखा है। दूसरी तरह से फोन उठाते ही अमन गुस्से से, ये क्या भेजा है तूने? उसमें उस ठाकुर की फैमिली की आधी ही इन्फॉर्मेशन है। दूसरी तरफ का आदमी, नो सर, उसकी पूरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा तो हम जिसे उसके घर से लाए हैं वो क्या आसमान से टपकी है? दूसरी तरफ का आदमी, आप किसको उठा लाए मुझे क्या पता? ये सुनकर अमन जस्ट सूटिया सारी सर अपने माथे को रब करते हुए, अमन, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ, मुझे उसकी डिटेल कल सुबह तक चाहिए और इस बार तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। दूसरी तरफ से ओके सर की आवाज आए और अमन ने फोन काट दिया। वहीं दूसरी तरफ समायरा के कमरे में सब अमायरा को घेरे हुए बैठे थे और कोई न कोई बात करके उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। उसे देखकर सबसे ज्यादा खुश तो बच्चे थे, मानो उन्हें अपना कोई फेवरेट खिलौना मिल गया हो। रोहित भी वहीं आ गया, उसे बता था अब वहीं पर हो गए और हुआ भी वहीं। रोहित कमरे में आते हुए, अरे वाह, सारी वानर सेना एक साथ, क्या चल रहा है? एक मिनट ही, तुम सब मिलकर इस प्यारी सी गुड़िया को तंग तो नहीं कर रहे हो? सब उसे घूर घूर कर देखने लगे और एक साथ बोले, ये एंजल है, ये स्नो वाइट है। सबको ऐसे एक साथ चिल्लाता देख रोहित दे अपने सीने पर हाथ रख दिया, अपने सीने को सहलाते हुए, तुम लोगों को उसे जो बुलाना है उसे बुलाओ, पर मैं तो उसे गुड़िया ही बुलाऊंगा। ये बोलकर वो भी उन्हीं के पास आ गया और वो अब फिर बातें करने में बिजी हो गए। वो बातें कम और अपने किसे कहानियां ज्यादा सुना रहे थे। अमायरा भी चुपचाप अब सुनकर कभी कभी मुस्कुरा रही थी। रोहित उसकी हर हरकत को बड़े ध्यान से देख रहा था, उसे वो सच में मासूम लग रही थी। वो भी उन्हीं के साथ मस्ती करने लग जाता है। अंश बार बार अमायरा के साथ फ्लर्ट कर रहा था, ये देखकर अब उसे घूर रहे थे, पर वो कहाँ किसी की बात सुनने वाला था। ऐसे ही मस्ती करते करते रात हो गई। एक नौकर उन्हें डिनर करने के बुलाया। सब ये सुनकर खाना खाने के लिए चल पड़े। अमायरा को तो रूही और रूहान छोड़ ही नहीं रहे थे, वो भी उनके साथ चली जा रही थी। वो जैसे उसे ले जा रही थी, इतने सालों बाद उसे शायद ये एहसास हो रहा था कि फैमिली का प्यार क्या होता है, वरना अपने माता पिता के जाने के बाद तो वो अकेली ही थी। जैसे ही वो सब डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, वहां अविनाश को देखकर अमायरा डर के मारे अपनी ही जगह पर खड़ी रही। उसे ऐसे खड़े देखकर रूही और रूहान ने उसे खींचकर अपने बीच में बिठा दिया। समायरा और अंश उनको घूर घूर कर देख रहे थे, वो दोनों उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। सब अविनाश अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था। अमायरा अविनाश की मौजूदगी से घबरा रही थी, उसे लगा था कि जैसे वो लंच के टाइम पर वो नहीं था, अब भी नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबको डिनर परोसा और अब खाने लगा, पर अमायरा सिर झुकाकर चुपचाप बैठी थी और कुछ भी नहीं खा रही थी। रूही और रूहान उसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रहे थे, पर वो कुछ भी नहीं खा रही थी। अपनी जी ये देखकर सब समझ गई को वो उनके बेटे से डर रही है। वो अपने बेटे को घूर कर देखकर अमायरा से बैठा, तुम खाना खाओ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अविनाश
समझ गया कि उसकी माँ उसे ही बोल रही है। वो अपनी माँ को एक नज़र देखकर अपने खाने पर फोकस करने लगा। अमायरा को भी भूख लग रही थी तो वो भी अपने हाथों को धीरे धीरे उठाकर खाना खाने लगी। वो धीरे धीरे खाना खा रही थी। अब उसकी प्लेट में कुछ न कुछ डाल रहे थे पर वो मना भी नहीं कर पा रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो ये सब नहीं खा पाएगी। अविनाश उसे ही तिरछी नज़रों से देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो बोल पड़ा, खाना फ्री में नहीं आता जो इस तरह वेस्ट किया जा रहा है। अमायरा उसकी आवाज़ सुनकर डर गई। उसको खुद से ऐसे डरते देखकर उसकी भय सिकुड़ गई। रोहित को ये देखकर हंसी आ गई। वो उसके कान में धीरे से, भाई जिस तरह से तू उसे उसके घर से लाया है उसका तुझसे डरना लाजमी है। उसको ध्यान से देख, वो कितनी गोरी है, मानो उसे हाथ भी लगाओगे तो वो मैली हो जाएगी। और तूने तो उसे इतनी मजबूती से पकड़ा था, देख उसकी कलाई पर तेरे उंगलियों के निशान छप चुके हैं। बेचारी को दर्द हो रहा होगा, कितनी नाजुक सी है। अब ऐसे में वो तुझसे डरेगी नहीं तो क्या तुझे देखकर मुस्कुराएगी, जल्लाद कहीं का। रोहित की बात पर उसका ध्यान भी उसकी कलाई पर गया। उसकी कलाई पर वो निशान नीले पड़ चुके थे। उसकी कलाई को ऐसे ध्यान से देखता हुआ देखकर रोहित के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो अपना ध्यान उस पर से हटाकर अपना खाना खाने लगा। सबका खाना खाने के बाद अब अपने अपने कमरे में चले गए। अमायरा को समायरा अपने रूम में ले गई।